दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई फ्रॉक के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में किरण अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। किरण की माँ को अभी मरे 2 साल ही हुए थे कि इसी बीच किरण के पिता ने सुरीली से दूसरी शादी कर ली। सुरीली से शादी करने के बाद किरण के पिता अक्सर काम से बाहर रहने लगे, जिसका फायदा उठाकर सुरीली किरण पर बहुत जुल्म किया करती थी। सुरीली की एक बेटी भी थी, जिसका नाम जानवी था। किरण के पिता को साल में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता था अपने परिवार से मिलने का, इसलिए वो हर महीने शहर से ही पैसे भिजवाते रहते थे। अपने पति के भिजवाए पैसों से सुरीली अपनी बेटी जानवी के साथ बहुत ऐश करती थी। वो अपनी बेटी जानवी के साथ शॉपिंग पर जाती थी, पर कभी भी किरण को लेकर नहीं जाती थी। सुरीली हमेशा किरण से घर का काम करवाती रहती थी। किरण, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। ये सुनकर किरण बहुत ही खुश हो जाती है। ठीक है माँ, मैं जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म कर लेती हूँ। किसने कहा कि तू भी जा रही है? तू अपना आराम से काम खत्म करना। मैं और जानवी जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। मैं और जानवी होटल में खाना खा कर ही आएंगे। फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, वो गरम करके खा लेना तू। इतना कहकर सुरीली जानवी को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। किरण चुपचाप अपने घर का सारा काम खत्म करके बासी खाना गरम करके खा लेती है। ऐसे ही किरण अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन किचन में खाना बनाते समय किरण से गलती से फर्श पर तेल गिर जाता है। तभी किरण बोलती है, अरे नहीं, इतना सारा तेल गिर गया। पहले रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद फर्श साफ कर दूंगी। किरण रोटियां बना ही रही थी कि इतने में उसे जानवी के चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी यहाँ भूख से जान निकल रही है, मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आओ। बस अभी लेकर आई। इसके बाद किरण जानवी के लिए फटाफट गर्मा गर्म खाना लेकर जाती है और जानवी घपाघप खाना खाने लगती है। पर किरण फर्श साफ करना भूल जाती है कि तभी सुरीली का पैर फर्श पर पड़े तेल पर फिसल जाता है और सुरीली जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। हाय दैया, मर गई, मेरी कमर टूट गई। इस कलमुनी ने फर्श पर तेल फेंक रखा था। सुरीली की आवाज सुनकर जानवी और किरण फौरन वहाँ भागते हुए पहुँचती हैं। हाय राम, जल्दबाजी में मैं तो फर्श पर गिरा तेल साफ करना ही भूल गई। तभी सुरीली उठ खड़ी हुई और गुस्से से लाल पीली होकर किरण से बोली, क्यों रे, तूने मुझे मारने का प्लान बनाया था क्या? सुरीली इतना बोलकर किरण को बहुत मारती है और बोलती है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जानवी बेटा, तैयार हो जाओ। हम पहले डॉक्टर के पास जाकर मेरी कमर की दवा लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक नई फ्रॉक दिलाकर लाऊंगी। और तू कलमुही, घर का सारा काम हो जाना चाहिए और जल्दी से फर्श भी साफ कर दे। इतना बोलकर सुरीली किरण के साथ फिर से शॉपिंग करने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ किरण अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद सुरीली और जानवी भी वापस घर पर आ जाती हैं। घर पर आते ही जानवी किरण से कहती है, ये देख किरण, माँ ने आज मुझे कितना सुंदर फ्रॉक दिलाया है ना? जानवी के पास नए नए कपड़े देखकर किरण का मन अंदर से दुखी हो जाता था, क्योंकि किरण को केवल त्योहार पर ही नए कपड़े मिलते थे। किरण अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, माँ, जब से तुम गई हो, पिताजी के पास तो समय ही नहीं है मेरा हाल पूछने के लिए। मेरा भी बहुत मन करता है नई फ्रॉक पहनने का। नहीं माँ और जानवी रोज शॉपिंग पर जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लेकर ही नहीं जाती।
और न ही मेरे लिए कुछ लेकर आती है। मैंने कुछ कहा तो मेरी पिटाई कर देती है। मुझे भी आपके पास आना है माँ। ये कहते कहते किरण सिसक कर रोते हुए सो गई। जब सुबह किरण की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बेड के पास एक सुंदर सी फ्रॉक रखी है और वो बहुत ही खूबसूरत और चमक रही है। अरे ये किसकी फ्रॉक है? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये मेरी तो नहीं हो सकती। कि तभी किरण के सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। किरण अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, कहाँ थी तुम? माँ, कहाँ थी तुम? इतने दिनों से मुझे छोड़कर तुम कहाँ थी? मैं तेरे पास ही रहूंगी बेटी, बस कुछ कारण की वजह से मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। ये फ्रॉक मेरा उपहार समझकर रख लेना। ये फ्रॉक कोई मामूली फ्रॉक नहीं, बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। तुम इससे जो भी मांगोगी, ये तुम्हें सब कुछ देगा। कोई भी अगर गलत मंशा से तुम्हारे फ्रॉक को छूने की कोशिश करेगा, तो उसके मन की सारी बुराई खत्म होकर अच्छाई जाग जाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहो माँ। मैं तो हर जगह मौजूद हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारी नई माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है, मैं जानती हूँ। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना बोलकर किरण की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन किरण उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। वो फ्रॉक पहनकर किरण घर के सारे काम कर रही थी कि तभी जानवी की नजर किरण के फ्रॉक पर जाती है। तभी जानवी बोलती है, ए किरण, ये फ्रॉक मुझे दे दे। इतनी सुंदर फ्रॉक तुम्हारे ऊपर जच नहीं रही है। नहीं जानवी, ये फ्रॉक तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि ये फ्रॉक मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी सुरीली भी वहाँ पर आकर कहती है, मेरी बेटी को जो पसंद आ गया वो मैं उसके नाम कर देती हूँ। तो तेरी ये फ्रॉक क्या चीज है? जल्दी से फ्रॉक उतार कर मेरी बेटी को दे दे, वरना तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा। किरण डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोती है और बोलती है, नहीं माँ, बस आपसे एक ही विनती है, बस आप ये फ्रॉक मत लो मुझसे माँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, तुझे तो अभी बताती हूँ। ये कहते हुए सुरीली किरण के फ्रॉक को हाथ लगा देती है। फ्रॉक को हाथ लगाते ही सुरीली को एक जोरदार बिजली का करंट लगता है और सुरीली जोर जोर से रोने लगती है। अब आपको क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे किरण बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। मैं एक पापी औरत हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तभी किरण समझ जाती है कि ये जादुई फ्रॉक का ही जादू है, लेकिन जानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आप समझी? किरण, तूने ही कोई काला जादू किया है ना मेरी माँ के ऊपर? बोल, क्या किया है तूने मेरी माँ पर? नहीं जानवी, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जानवी भी किरण के जादुई फ्रॉक को हाथ लगा देती है और उसे भी एक जोरदार करंट लगता है और वो भी जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने कभी भी आपको बहन नहीं समझा, लेकिन आज के बाद मैं हमेशा आपसे मिलकर रहूंगी। मैं बहुत पापी इंसान हूँ। इतने में किरण के पिता राजेश घर पर वापस आ जाते हैं और वो जानवी और सुरीली को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वो किरण से कहते हैं, मैं तो अपने परिवार को खुश रखने के लिए पूरे साल बाहर रहता हूँ और मुझे ये चिंता सताती रहती थी कि कहीं ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हारी आंखों में आंसू ना ला दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है बेटी, तुमने ही इन्हें रुला दिया। मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है पिताजी। अब आप कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ बिटिया, मैं अब से यहीं रहकर काम करूँगा।
फ्रॉक को छूते ही जानवी और सुरीली को उनकी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से सुरीली किरण को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और जानवी अपनी बहन की तरह किरण से हर चीज बांटकर इस्तेमाल करने लगी। धन्यवाद माँ, आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के पीछे परियों की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसी हुई थी, जहाँ सारी परियां एक साथ हंसी खुशी से रहती थीं। उनमें से एक परी जिसका नाम सेजल था, वो उस परी देश की राजकुमारी थी। सेजल परी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही उसके बाल भी बहुत ही लंबे, घने और काले थे, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। पूरे परीलोक में सेजल जैसे लंबे घने बाल किसी और परी के नहीं थे, जिससे कुछ परियां सेजल परी से जलती भी थीं, और गुंजन परी तो हमेशा सेजल परी के पीछे ही पड़ी रहती थी, क्योंकि उसे सेजल परी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अरे सेजल, आज तो तुम्हारे बाल और भी सुंदर और लंबे लग रहे हैं, और साथ ही तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे लंबे बाल परीलोक में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद आस्था परी, लेकिन आप सबके बाल भी काफी सुंदर हैं। बस मैं अपने बालों की कुछ ज्यादा ही केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल ज्यादा लंबे और घने हैं। सेजल, तुम हमें भी बालों को केयर करने की कुछ टिप्स बता दो, जिससे हमारे बाल भी तुम्हारे जैसे लंबे और घने हो जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आप सबको आज बताऊंगी कि हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल इतने भी कोई सुंदर नहीं है। न जाने सबको तुम्हारे बाल इतने क्यों पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तुमसे अच्छे तो मेरे बाल हैं, तो तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? गुंजन, तुम सेजल से हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? सेजल के बाल वाकई इस परीलोक में सबसे अच्छे और लंबे हैं। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ सेजल, तुम गुंजन की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम्हारे बाल बहुत ही लंबे और सुंदर हैं। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बाल बहुत ही लंबे और अच्छे हैं। उसके बाद गुंजन परी वहाँ से चली जाती है और बोलती है, बड़ी आई लंबे घने बाल वाली, ना जाने खुद को क्या समझती है। बाकी की परियां तो हैं ही पागल, ना जाने उन्हें सेजल के बाल इतने क्यों पसंद हैं। आज मैं इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी गुंजन परी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो सेजल परी के बाथरूम में आ जाती है। अब मैं उस सेजल की बच्ची को ऐसा मजा चखाऊंगी जिसके बाद ये बाल का नाम लेना ही भूल जाएगी। ये सोचकर गुंजन परी सेजल परी के शैम्पू की जगह एक दूसरा शैम्पू रख देती है और बोलती है, और जाने दो सेजल को। जैसे ही शैम्पू से वो अपना बाल धोएगी, वैसे ही उसके सारे बाल रूखे और खराब हो जाएंगे। फिर देखते हैं कैसे सारी परियां उसके लंबे बालों की तारीफ करती हैं। अब बताऊंगी कि किसके बाल ज्यादा अच्छे और सुंदर लग रहे हैं। इतना बोलकर गुंजन परी वहाँ से चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद राजकुमारी सेजल परी वहाँ पर नहाने के लिए आती है तो शैम्पू को देखकर बोलती है, अरे ये कैसा शैम्पू है और ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद मैं यहाँ इसे भूल गई। वैसे ये शैम्पू तो बहुत ही अच्छा है, मैं इससे अपने बाल धोकर देखती हूँ। मेरे बाल इससे और ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलकर सेजल परी खुशी खुशी नहाने चली जाती है। जैसे ही वो नहाकर आती है तभी उसके बाल, हे ऊपर वाले, ये मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं क्या करूँ? ये सब जरूर उस शैम्पू की वजह से हुआ है। अब मुझे रानी माँ के पास जाना चाहिए। मेरे बालों को ठीक करने में वही अब मेरी मदद कर सकती हैं।
इतना बोलकर सेजल परी अपनी माँ यानी रानी परी के पास जाती है। अरे सेजल बेटा, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? तुम्हारे बाल तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। बताओ मुझे क्या बात है? फिर सेजल परी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये सब शैम्पू लगाने की वजह से हुआ। कहाँ है वो शैम्पू? दिखाओ मुझे। शैम्पू देखते ही रानी परी सब कुछ समझ जाती है और वो बाकी सभी परियों को अपने कक्ष में बुलाती है। गुंजन परी, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया? तुम्हें ही मेरी बच्ची के बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे। तुम ही चाहती थी कि सेजल के बालों की कोई भी तारीफ ना करे। अरे नहीं माँ, गुंजन परी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो मेरे कमरे में आई भी नहीं। उसे बेशक मेरे बाल पसंद नहीं हो, पर वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। आखिर हम सभी परियां एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं माँ। गुंजन परी दिल की बुरी नहीं है। नहीं राजकुमारी सेजल परी, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है। ये सब मैंने ही किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे लगता था कि तुम हम सभी परियों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो सेजल परी। गुंजन परी, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है गुंजन परी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर मेरे बाल तो अब खराब हो गए ना। अब मेरे बाल कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अब मैं अपने लंबे घने बाल कैसे कंघी करूँगी? मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। ये लो जादुई अनोखा शैम्पू। इसे रात में सोते वक्त अपने बालों में लगाकर नहा लेना, जिससे तुम्हारे बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाएंगे। धन्यवाद माँ, आप बहुत अच्छी हैं। फिर सेजल परी कमरे में जाकर अपने बालों में वो जादुई शैम्पू लगाकर नहा लेती है। जादुई शैम्पू लगाते ही सेजल परी के बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाते हैं, जिसके बाद सभी परियां उसके लंबे बालों की बहुत तारीफ करती हैं और फिर सभी परियां आपस में मिलकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं।